नमस्कार मित्रों, आप सभी को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। लीजिए 2022 भी आ गया। सब जगह आजकल बस यही चर्चा है कि लीजिए 2022 आ गया। लेकिन अगर ध्यान से हम देखें तो क्या वाकई में 2022 आता है? हम इसको एक दूसरे तरीके से सोचने की कोशिश करते हैं, जैसा कि हमारे यहाँ प्राचीन समय में भारतीय ऋषियों ने काल के विषय में बताया था। अगर हम ये कहें कि 2022 आता नहीं है, हम 2022 तक पहुंच जाते हैं, तो ये बात हमको आसानी से समझ में नहीं आती। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम समय को पूरी तरह से समझ नहीं पाते। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने सबसे पहले हमको बताया कि समय स्पेस का चौथा आयाम है। टाइम इज़ द फोर्थ डायमेंशन ऑफ स्पेस। लेकिन भारतीय ऋषियों ने ये बात बहुत पहले ही बता दी थी कि काल जो है वो स्पेस के साथ जुड़ा हुआ है। और चूंकि हम चौथे आयाम को नहीं समझ पाते हैं, हम सामान्य मनुष्य केवल 3 आयामों को या 3 डायमेंशनल वर्ल्ड को ही समझ पाते हैं। इसलिए चौथे आयाम को न समझ पाने के कारण हम समय को स्पेस से अलग नहीं समझ पाते हैं। इसको एक साधारण उदाहरण से समझते हैं। कुछ दिनों पूर्व मैं एक कार्यक्रम के सिलसिले में दिल्ली गया हुआ था। तो जब ट्रेन दिल्ली स्टेशन पे पहुंचने वाली थी तो सब यात्री बोलने लगे, दिल्ली आ गया, दिल्ली आ गया, दिल्ली आ गया। मैंने अपने सहयात्री से पूछा कि दिल्ली आ गया या हम दिल्ली आ गए। ये बात अगर हम ध्यान से सोचें तो हमको सबको समझ में आ जाती है कि दिल्ली तो अपनी जगह पर ही है, हम दिल्ली आ जाते हैं। या जिस भी शहर हम जाते हैं यात्रा में, तो हम उस गंतव्य स्थल तक पहुंच जाते हैं, वो स्थल तो उसी जगह पर है। ये बात हमको आसानी से समझ में आ जाती है। ये इसलिए हमको आसानी से समझ में आ जाती है क्योंकि हम 3 डायमेंशनल स्पेस को समझ सकते हैं। 3 आयामों को, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होती है, उसको हम आसानी से समझ सकते हैं। इसलिए हमको समझ में आ जाता है कि दिल्ली आता नहीं है, हम दिल्ली तक आ जाते हैं। लेकिन प्राचीन भारतीय ऋषियों ने भी बताया और आधुनिक वैज्ञानिक भी इसी बात को कह रहे हैं कि समय भी लगभग कुछ ऐसा ही है। हम उस समय तक पहुंच जाते हैं। जैसे 2022 आता नहीं है, हम 2022 तक पहुंच जाते हैं। तो जिस प्रकार हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक आ जा सकते हैं, उसी तरीके से हम समय में भी आगे या पीछे क्यों नहीं जा सकते। हम 2010 से 2020 या 2020 से 2030 तक क्यों नहीं जा सकते, या 2022 से 1922 तक क्यों नहीं जा सकते। समय में पीछे क्यों नहीं जा सकते, या समय में आगे क्यों नहीं जा सकते। उपनिषदों में याज्ञवल्क्य ऋषि का उदाहरण आता है, जो गार्गी से कहते हैं कि जो द्युलोक के ऊपर है और पृथ्वी के नीचे है, जो मध्य में है, और जिसमें यह पृथ्वी और भूत भविष्य वर्तमान सभी कुछ ओतप्रोत है, वह आकाश है। इसका अर्थ ये हुआ कि उपनिषद के ऋषि को यह ज्ञात था कि जो टाइम है वो स्पेस से जुड़ा हुआ है, वो अलग नहीं है। वर्तमान समय में हम चूँकि चौथा डायमेंशन नहीं समझ पाते हैं, तो समय को हमने अपनी सुविधा के लिए, कार्य सुविधा के लिए विभाजन के अनुसार बना रखा है। ये ऐसा है कि जैसे पृथ्वी हमारी जो है 2 तरह की गतियां करती है, रोटेशन और रिवोल्यूशन। पृथ्वी अपने अक्ष पर भी घूमती है और सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगाती है, जिसे हम क्रोनोलॉजिकल टाइम कहते हैं। क्रोनोलॉजिकल टाइम में हमने पृथ्वी के अक्ष पर घूमने के हिसाब से पृथ्वी अपने अक्ष में 24 घंटे में एक बार घूम जाती है, उसको हमने एक दिन का समय माना। एवं पृथ्वी साल में एक बार 365 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है, तो उसे हमने एक वर्ष का समय दिया। अर्थात पृथ्वी की 2 गतियां हैं, रोटेशन और रिवोल्यूशन। तो हमारा जो ये दिन का हमने 24 घंटों में बांटा है, जो हम घड़ी से समय देखकर बताते हैं, वो हम समझ सकते हैं कि पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण होता है। अब अगर ऐसी कल्पना करें कि यदि पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने की गति धीमी होती जाए तो क्या होगा, तो निश्चित रूप से समय का ये जो मापदंड आज हमारे लिए है, ये बदल जाएगा। ये ऐसा ही नहीं रह जाएगा, क्योंकि तब फिर दिन 24 घंटे का नहीं होगा। और वैज्ञानिकों ने ऐसा देखा ही है कि पृथ्वी पर जो अपने अक्ष पर घूमने की गति है, उसकी धीमी पड़ती जा रही है। अर्थात समय का मापदंड यदि हम क्रोनोलॉजिकल टाइम से देखें तो वो बदलता जा रहा है। दूसरी एक और बात है कि यदि हम ऐसा भी देखें कि
पृथ्वी साल में एक बार सूर्य का चक्कर लगाती है, जिसे हम एक वर्ष कहते हैं। पर यदि हम ऐसी कल्पना करें कि यदि पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने की गति धीमी हो जाए, इतनी धीमी हो जाए कि सूर्य का एक चक्कर लगाने से भी धीमी, तो क्या होगा? तो सीधे इसका अर्थ ये है कि एक दिन जो है वो एक साल से भी बड़ा हो जाएगा। ये बात सुनने में बहुत हमको अजीब लगती है, परंतु ऐसा है। हमारे ही सोलर सिस्टम में एक ग्रह है, वीनस जिसको हम बोलते हैं। शुक्र ग्रह पर अगर हम चले जाएं तो हम प्रतिदिन न्यू ईयर मना सकते हैं, प्रतिदिन नव वर्ष हो जाएगा वहाँ। क्यों? क्योंकि शुक्र ग्रह की अपने अक्ष पर घूमने की गति इतनी धीमी है कि वो साल में जो सूर्य का एक चक्कर लगाने से धीमी है। तो वहाँ पर यदि हम पहुँच जाते हैं तो हम प्रतिदिन नव वर्ष मना सकेंगे। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जो हम अपनी समझ के हिसाब से हमने जो समय बना रखा है, जो क्रोनोलॉजिकल टाइम की अवधारणा है, जो हमने पृथ्वी के घूमने की गतियों के आधार पर बनाया है, वो परिवर्तनीय है। वो एक स्थिर हमारे पास आकलन नहीं है। यदि केवल पृथ्वी के घूमने के गति के आधार पर ही समय का निर्धारण कर दिया जाए, क्रोनोलॉजिकल टाइम का, तो भी बहुत सारी व्यावहारिक समस्याएं हमारे सामने उत्पन्न होंगी। जैसे एक ही समय पर पृथ्वी के आधे भाग पर तो दिन होगा और आधे भाग पर रात होगी, तो बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होगी। इसलिए वैज्ञानिकों ने पृथ्वी को विभिन्न टाइम जोन्स में बांटा हुआ है। लेकिन इसका भी हमको एक प्रैक्टिकल उदाहरण, व्यावहारिक उदाहरण देखने को मिलता है। हम कल्पना करें कि जैसे भारत से हम किसी ऐसे टाइम जोन वाले देश के लिए उड़ान भरते हैं जो पीछे के समय में है, तो ऐसा भी संभव है कि हम नव वर्ष पर 1 जनवरी 2022 को भारत से उड़ान भरें, लेकिन हम उस देश में लैंड करें तो वहाँ 31 दिसंबर 2021 ही हो। तो ये भी एक व्यावहारिक उदाहरण हमको देखने को मिलता है और हर वर्ष ऐसा होता है। बहुत सारे देशों से जो डिफरेंट टाइम जोन्स में लोग ट्रैवल करते हैं, तो ऐसा बहुत बार ऐसा होता है कि वो 1 जनवरी को ट्रैवल करते हैं, लेकिन उस देश में 31 दिसंबर ही होता है। तो ये व्यावहारिक समस्याएं हैं जो क्रोनोलॉजिकल टाइम के कारण हमारे सामने उत्पन्न होती हैं। दूसरा, और भी कुछ वैज्ञानिकों ने समय के आकलन के मापदंड तय किए हुए हैं। जैसा एक होता है बायोलॉजिकल टाइम। बायोलॉजिकल टाइम हम उसको बोलते हैं कि हर प्राणी के शरीर में, देह में एक जैविक घड़ी होती है और उसके आधार पर उसके शरीर में परिवर्तन आते हैं, जिनको हम एजिंग भी कहते हैं। और इसीलिए आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों के जिनकी वो जैविक घड़ी तेज़ चलती है तो वो कम उम्र में ही ज़्यादा वृद्ध या बुजुर्ग नज़र आने लगते हैं। और बहुत सारे लोग रहते हैं जो ज़्यादा उम्र होने के बाद भी बहुत कम उम्र के दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि उनकी जो बायोलॉजिकल क्लॉक है वो धीमा चलती है। तो समय का मापदंड वहाँ पर भी स्थिर नहीं है, वहाँ पर भी अलग अलग व्यक्तियों के लिए समय का मापदंड भिन्न भिन्न है। और ऐसा ही एक तीसरा उदाहरण जो बड़ा प्रसिद्ध है, जो समय का साइकोलॉजिकल टाइम बोला जाता है। इसके लिए अल्बर्ट आइंस्टाइन ने बहुत अच्छा एक उदाहरण प्रस्तुत किया था। उन्होंने समझाने के लिए कहा कि आप ऐसी कल्पना करें कि आप अपने किसी प्रिय के साथ यदि बैठते हैं और यदि आप किसी एक आग की भट्टी के पास बैठते हैं, तो जब आप अपने प्रिय के पास बैठते हैं, साथ में बैठते हैं और बातचीत करते हैं, तो आपको 1 घंटे का समय पता ही नहीं चलता कि कैसे बीत गया। और वहीं यदि आपको आग के भट्टी के पास बैठा दिया जाए तो आपको लगेगा कि कितना लंबा समय बीत गया है। ये समय का जो तीसरा रूप है जिसको हम साइकोलॉजिकल टाइम कहते हैं। लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है समझने की, वो बात ये है कि ये तीनों प्रकार के टाइम जो हम समझ सकते हैं, जिनको हम क्रोनोलॉजिकल टाइम, बायोलॉजिकल टाइम और साइकोलॉजिकल टाइम करते हैं, ये परिवर्तनीय होते हैं, ये स्थिर नहीं है। लेकिन जिस समय की बात अल्बर्ट आइंस्टाइन कह रहे हैं या जिसे भारतीय ऋषि काल कह रहे हैं, वो समय स्थिर है और स्पेस का ही चौथा आयाम है। और हम उस समय में यात्रा कर रहे हैं और हम जो विभिन्न पड़ाव हैं उन तक पहुंचते जा रहे हैं। तो ये जो नववर्ष भी है, यह भी एक पड़ाव है जिस पर हम अब पहुंच चुके हैं। 2022 तक हम पहुंच चुके हैं और हमारी यात्रा इसी तरह से आगे जारी रहती है, तो हम 2023, 2024 तक पहुंचते रहेंगे। ऐसे ही हम इसमें समय में आगे की ओर बढ़ते रहेंगे। जो सार की बात है वो ये है संक्षेप में कि भारतीय ऋषियों के हिसाब से भी और आधुनिक वैज्ञानिकों के अनुसार भी जो समय है वो स्पेस का चौथा आयाम है और वो अपनी जगह पर स्थिर है। केवल हम समय में आगे बढ़ रहे हैं और 1 सेकंड पर सेकंड की दर से आगे बढ़ रहे हैं।
और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, ध्यान देने योग्य बात है, जिस पे हमारा कभी ध्यान नहीं जाता, हम कभी सोचते नहीं हैं। अगर आप देखेंगे, इसीलिए भारतीय ऋषियों ने समय और मृत्यु दोनों के लिए एक ही शब्द का प्रयोग किया है, काल। यहाँ पर एक काल का अर्थ मृत्यु है और दूसरे काल का अर्थ समय है। तो हम ये कह सकते हैं कि प्राचीन भारतीय ऋषियों को आधुनिक विज्ञान का और समय के चौथे आयाम होने का और स्पेस टाइम का और टाइम की रिलेटिविटी का सबका अद्भुत ज्ञान उपलब्ध था। बस आवश्यकता इस बात की है कि हम उस पुराने ज्ञान को फिर से अध्ययन करने का प्रयास करें और उनको फिर से विश्व के सामने, विश्व पटल पर रखने की कोशिश करें, जिससे कि भारत एक बार पुनः विश्व गुरु बन सके। और मैं आशा करता हूं कि हम इस नए वर्ष में ऐसी पूरी अपनी जो प्राचीन भारतीय ग्रंथों में जानकारियां हैं उनको विश्व के सामने रखने में सफल हो सकेंगे। और अंत में मैं एक बार पुनः आप सब लोगों को नव वर्ष की हार्दिक बधाइयां देता हूं। धन्यवाद।